अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन और ख़ास तौर पे इसलिए कि जो मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चल रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि बड़ी डिली डैलिंग हो रही है, इधर उधर की बातें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स देने का मामला है उसको उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट में हम लेके जाएंगे। कैबिनेट का इजलास हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, कैबिनेट अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रही है, अब सारे के सारे पार्लियामेंट के ऊपर डाल रहे हैं। उधर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो जो प्रेशर है उनका वो बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि आज उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ये कहा कि अरब मुल्क का एक सरबराह जो था उसने मुझे साजिश के बारे में 1 साल पहले ही बता दिया था कि बाजवा साहब जो हैं वो ये सब कुछ आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब ये जो थे ये एक अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो ये भी बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है कि बाहर के लोग जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि आपके घर में ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ना हमारे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ना हमारी कोई और चीज़ें हैं। तो अब पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो भी आज है और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, बड़ा बिजी हेक्टिक डे होगा। इसका ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे आगे। और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई। सलमान भाई, ये जो आज सूरत हाल हम देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन दिया हुआ है कि पैसे उनको दे दिए जाएं। अब वो इलेक्शन कमीशन आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बताएगा सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि डेडलाइन तो खैर आज रात 12 बजे तक की है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बताना तो आज है ना कि जी हमारी क्या पोजीशन है, कितने में हमें पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ने कल सुबह अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और अभी तक जो तासुर है और जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है वो ये कि हुकूमत जो है वो किसी भी सतह पे कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है और बड़े वाजे तौर पर वो इंकारी भी है। अभी आपने कहा कि वो फंड्स की फराहमी के मामले को पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि वो फंड्स देने के बारे में संजीदा नहीं है और वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए कोई डेडलॉक पैदा किया जाए। और देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है कि इस वक्त जो है, पिछले दिनों जो नेशनल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और उस इजलास के बाद एक नैरेटिव ये बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि जैसे हमारे सिक्योरिटी इदारे भी जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इनकारी हैं। और ये मलबा जो है हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पे भी डालने की कोशिश की गई है कि शायद वो भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा खतरनाक रुझान होगा कि अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है उसको भी लिंक कर दिया जाए इलेक्शन ना होने के हवाले से। अगरचे उस मुश्तरका इलामिया में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ। हुकूमती लोग जो है एक ऐसा परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से उन्होंने इनकार कर दिया है और ये जो कहा जा रहा है एक बड़ा ऑपरेशन होगा, इसकी वजह से हम इस वक्त सिक्योरिटी देने से इनकार है। एक तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो पीपल्स पार्टी का इजलास है जिसमें आसिफ अली जरदारी की हाँ। सरबराही में हुआ। उस इजलास में जरदारी साहब ने थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस किया है और उन्होंने ठीक। कहा है कि देखिए, अपोजिशन के साथ डायलॉग भी होना चाहिए और इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात भी होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है कि कोई एक रास्ता निकाला जाए जो बातचीत के जरिए इलेक्शन के तरफ जा सके। दूसरी तरफ जो है इम्तियाज आलम साहब और एचआरसीपी और ये जो बाकी सिविल सोसाइटी है ये भी एक नए इलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रही है। अच्छा, हुकूमत के अंदर से भी पार्लियामेंट में जो तकरीरें हुई हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि जी एक इलेक्शन होगा और वो उसी सूरत में होगा जब अक्टूबर में इंतखाबात आएंगे, उससे पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं है। तो अब जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी और कल वफाकी हुकूमत अगर इंकारी करती है तो अमली तौर पे तो ये तौहीन अदालत का मामला होगा और इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके ऊपर बराह रास्त इल्जाम आएगा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद पेश की गई है जिसमें 42 लोग शामिल हैं, उनमें से 28 लोग वो है जो रिजर्व सीटों के ऊपर है और इसमें कोई पीपल्स पार्टी का एमएनए शामिल भी नहीं है और इवन दैट वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दस्तखत भी नहीं है। इसका मतलब है कि खुद भी पार्लियामेंट के अंदर ये एक डिबेट मौजूद है कि टकराव का रास्ता ना इख्तियार किया जाए। आपने देखा कि खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि जो 3 जजेस के बारे में रेफरेंस देने वाली बात है उससे गुरेज किया जाए और खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि हम जजेस के साथ किसी किस्म का कोई बुरहान पैदा नहीं करना चाहते। तो अब देखते हैं कि कल जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी तो उसकी शक्ल क्या होगी और अगर वो इनकारी है तो उसमें अदालत फिर क्या रवैया इख्तियार करती है और अगर तौहीन अदालत होती है तो क्या चीज हो सकती है। तो अदालत के पास क्या ऑप्शंस होंगी? देखिए, अदालत के पास तो एक ही ऑप्शन है। अगर वफाकी हुकूमत उसको फंड देने से इनकार कर देती है और कोई रीजन भी उस तरह से सामने नहीं आती
तो फिर वो तौहीन अदालत तो लगेगी ना जी। उसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगेगा कि आपने अदालत के फैसले का एहतराम नहीं किया। तो ये देखना है कि वो किस किस्म का एक्शन देते हैं, और अगर कोई ठोस सबूत निकाला जाता है और इस हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश किया जाता है कि जी हम सिक्योरिटी देने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर देखा जाएगा कि अदालत क्या चीज निकालती है। लेकिन इस सारे क्राइसिस के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि ये सब लोग जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ये इलेक्शन कराने से इंकारी हैं। हाँ। और ये पहले से तयशुदा हिकमत अमली का हिस्सा है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना। अच्छा, अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जी रिकंसिलेशन हो। अब वो रिकंसिलेशन ये है कि जी जुलाई में जाकर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई ठोस बातचीत वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने और कुछ लोगों ने ये इशारा तो किया है, लेकिन देखना होगा कि इसका भी कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। लेकिन बहरहाल मुझे 14 मई के जो इंतखाबात हैं उनके बारे में ये बात सामने आ रही है कि हुकूमत किसी भी सतह पर इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। वैसे तो उनको अक्टूबर में भी इलेक्शन सूट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद नहीं, उनको सलमान भाई जिंदगी भर जो है सूट नहीं करता। मसला ये है कि आइन भी तो है ना कहीं, अब उनको सूट करे या ना करे, लेकिन मुल्क ने तो किसी आइन के तहत चलना है ना। बात यह है कि मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इसरार भाई, जो हमारे जर्नलिस्ट हजरात हैं जिनसे जब इनसे बातचीत होती है या उनके ट्वीट्स देखते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े अपने आप को अटैच भी रखते हैं, आप उनकी मंतक सुने, उनकी दलीलें सुने, उनका मंत्रा सुने, तो आप हैरान हो जाते हैं कि उनके नजदीक इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं है। वो मुख्तलिफ खुलिए बहानों के साथ इलेक्शन ना होने के जवाब पेश करते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो 9 रुकनी बेंच था, इसके किसी भी जज ने यह नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। सबने ये कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे तो उसमें बहुत से जजों को कोई परेशानी नहीं है, वो फिर प्रोसीजरल लड़ाई लड़ रहे हैं। सो मोटो होना चाहिए, सो मोटो कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर कर रही है कि हमारे जजेस के अंदर भी वो जो नजरिया जरूरत है ना जी, वो काफी टाइम है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली जजों को, और 3 जजों को खास तौर पे, और उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन डिजाइन की गई है कि किसी तरीके से इनको इस हद तक लेके जाया जाए कि उसमें ये खुद ही आपस में लड़ पड़े और इलेक्शन की नौबत ना आए। तो ये जो अभी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी तो मुल्क तो ऐसे नहीं चला करते। मुल्कों को तो कोई ना कोई एक मशीनरी है ना जो चलाती है। अब इदारे जो हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर उनकी कुछ अहकामात आते हैं, इवन वो अगर किसी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो इदारों ने करनी है। और अगर इदारे नहीं करेंगे तो उनके पास तो कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है, उनके पास ना कोई फौज है ना कोई पुलिस है, तो वो कैसे करेंगे फिर? देखिए सर भाई, बात यह है कि यहाँ सारी गुफ्तगू हो रही है इख्तलाफी नोट के ऊपर। कोई ये बात नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का एक फैसला भी है, यानी फैसले पे गुफ्तगू नहीं हो रही, सारी गुफ्तगू इख्तलाफी नोट के ऊपर हो रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो अनसर्टेनिटी है और ये जो कैओस है, इसका अगर आप खात्मा नहीं करेंगे तो ना यहाँ सियासत होगी ना इकॉनमी होगी। ये जो इसाक डार साहब का दौरा मुलतवी हुआ है वॉशिंगटन का, इसको भी जरा लिंक करें उस अनसर्टेनिटी के साथ। यानी IMF वाले भी आंखें खोल के देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को। उनको भी लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है और ये इलेक्शन के बगैर रिजॉल्व होने वाली नहीं है। और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि वो इस मौजूदा सूरत हाल में कोई माहिदा नहीं करेंगे, वो टाल मटोली करेंगे। और वो भी ये कहते हैं कि नई क़यादत आएगी तो उसी के साथ बातचीत को लेकर हमने आगे बढ़ना है। इसलिए ये याद रखें कि अगर आपने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करना, तो एक तो अदालती वकार भी खत्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का वकार भी खत्म हुआ। और आज एक ऐसे मौके पे जब हम अपने आइन की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, वहां आइन जो है वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे अगर इनमें थोड़ी सी भी हया और शर्म हो, थोड़ी सी हो, तो कम से कम ये वो जो उसकी एनिवर्सरी है वो तो ना मनाए ना, कम से कम उसको जरूर इतना जिच करना है कि अब एनिवर्सरी भी मनानी है। बात यह है कि वो उसके बारे में बड़ी दिलचस्प बात मैंने ट्वीट भी किया था। हमारे आइन के सबसे बड़े चैंपियन रजा रब्बानी साहब इस पूरे मामले में आपको खामोश नजर आ रहे हैं, कहीं आपको नजर नहीं आ रहे। और आपको पीपल्स पार्टी के बाकी लोग जो है, जो आइन जिन्होंने आइन को पैदा किया, खालिक है वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो रजा रब्बानी तो पिछली दफा तो रो भी पड़ते थे ना
इस दफा हाँ वो हाँ होते नजर नहीं आए हैं। यानी हाँ। उनको कोई मसला नहीं है कि अगर आपको 90 डेज के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप आए बाएं शाएं करके जो है ना बात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुद भी एक बड़ा यानी कि इंटरनेशनल दुनिया में हमारी क्रिटिकल सवाल होगा कि हाँ। ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है आइन की, वहां आइन जो है ओए वो अपनी होए, बका की जंग लड़ रहा है, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, अपनी लिजिटिमेसी की जंग लड़ रहा है, और व्हाट अ उसके ऊपर जोक। जो है सारी कुव्वतें, ज्यादातर बेशतर कुव्वतें वो आइन के खिलाफ खड़ी होकर इलेक्शन को मुल्क के लिए खतरा करार दे रही हैं। ये एक बड़ी अजीब मंतक है। अंदाजा लगा। हमने दुनिया में ये देखा है इसरार भाई कि अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाए तो उसका रेजोल्यूशन नए इंतखाबात होते हैं, नई क्यादत होती है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हमें बताया जा रहा है कि इंतखाबात मुल्क के लिए एक बड़ा किसी किस्म के उसके मुज़मरात जो है वो बड़े मनफी होंगे। इंतखाबात लोगों को और ज्यादा तकसीम कर देंगे। अगर आज इंतखाबी नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में नजर आ रहे होते ना तो ये सबसे ज्यादा हाँ खड़े होकर इसके ऊपर वावीले करते और इलेक्शन का ढोल बजाते। तो सही इसलिए बात। मैं ये समझता हूँ ये एक खतरनाक पोजीशन के ऊपर हम खड़े हैं जहां हमें अपनी सियासत के बारे में, अपनी जमहूरियत के बारे में, अपने आइन के बारे में और अपने कानून के बारे में फैसला करना है। और यहाँ मैं ये समझता हूँ कि जब हम भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है कि वो स्टांस ले, वो अपने सही आप को बात। इतना बेकस, लाचार, मजबूर और बेकस ना समझे कि जनाब हम वफाकी हुकूमत के मरहून मिन्नत है। वो एक फैसला हाँ सुनाए कि जनाब ये सब लोग इनकारी हैं इलेक्शन कराने से। और मेरी खबर ये है कि अगर आज वफाकी हुकूमत फंड जारी नहीं करती तो हाँ कल कहा जा रहा है कि कुछ लोग डिजाइन कर देंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर से ताकि और ज्यादा डेडलॉक को पैदा कर दिया जाए। हाँ। ये ये एक खराब सूरत हाल है जो इस वक्त लग रही है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, अमूमी परसेप्शन ये है कि अगर इलेक्शन होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होगी, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट भी इस एजेंडे का हिस्सा है। ये एक खतरनाक रुझान है कि अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इलेक्शन ना होने के हवाले से अपने आप को वफाकी हुकूमत के साथ जोड़ लें और दोनों का एजेंडा एक हो जाए और ये परसेप्शन बिल्ड हो कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती है, तो ये ज्यादा खतरनाक रुझान होगा। ये बहुत खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन क्या आपको नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक की जो उनका रवैया है, जो उनकी अभी तक जो स्टेप्स हैं, उसे नज़र आ रहा है कि वो इस तरह की बात से डिस्टेंस करेंगे या वो इससे अपने आप को डिसएसोसिएट करेंगे? देखिए, पहली बात तो उन्होंने डिसएसोसिएट इस तरह से किया है कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है उस सलामती कमेटी के इजलास का, उसमें हाँ कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, उसमें कोई इलेक्शन की बात नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है, मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी कहता रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि 2 सूबाई इलेक्शन के मुकाबले में एक जनरल इलेक्शन हो। और तीसरी बात यह कि जो जरदारी साहब ने मफामत की बात की है और डायलॉग की बात की और एक जनरल इलेक्शन की बात की है, मैं इसको भी लिंक करता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि आजकल वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा करीब पाए जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के। तो मुझे लगता है कि कुछ वहां पर भी एक डिबेट है। तो इस रेजोल्यूशन का इलाज जो है वो शायद हमें इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत सी चीजें जिसे कहते हैं ना रीसेटल करने की कोशिश की जा रही है, वो एक सिनेरियो मुझे लगता है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया है इशरार भाई, ये जो लुधियानवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है ओह यस हाँ। और जो जिस तरह से पीटीवी पर उसको बराह रास्त दिखाया गया है, देखिए इमरान खान का मुकाबला सियासी बुनियादों पर तो हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको फिरका वाराना बुनियादों पर तालिदम तंजीमों को नया नया कोट पहनाकर, नई वर्दी पहनाकर और फिरका वारियत की पॉलिटिक्स को जनरेट करेंगे, तो ये इसका मतलब है फिर हमने माजी में कुछ नहीं सीखा। और और ये वो ओपनली आके ये कह रहे हैं कि हम इनको इनको तबाह करेंगे। वो तो वो दुनिया हम पे पहले सवाल उठा रही है, हम एफएटीएफ के अंदर गवाहियां देते रहे, हमने अभी सलामती कमेटी में कहा है कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब हम कालिदम तंजीमों को नए मेकअप के साथ लाकर इमरान खान के मुकाबले में जो खड़ा करने का मंसूबा नजर आ रहा है, ये एक और खतरनाक लड़ाई है। और इसका मतलब है कि माजी से फिर हमने कुछ नहीं सीखा और कुछ फिर नहीं वही सीखा। पुरानी हरकतें, वही पुरानी आदतें लाकर। और देखिए ना, जब आप इमरान खान का आपकी बड़ी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टियां मुकाबला नहीं कर रही, तो आप इन कालिदम तंजीमों की मदद से जब मुकाबला करेंगे तो वो एक नई लड़ाई को जन्म देगा, एक नया इश्तियाल पैदा करेगा। और सब ये कह रहे हैं, ये बात याद रखिए कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रही है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही है तो एस्टैब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पे कहना चाहिए हमारा एजेंडा नहीं है, और वफाकी हुकूमत को शटअप कॉल देनी चाहिए कि ये क्या आपने एक नया स्क्रिप्ट ले लिया है और आप इस तरह की तंजीमों को प्रमोट करके इसको एक पॉलिटिक्स के लिए किसी की हिमायत या किसी की मुखालफत में इस्तेमाल करने का जो खेल है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये लेकिन कब तक चलेगा इस तरह का मामला? ये जो है कहीं ना कहीं तो जाके किसी ना किसी को
जो है वो अपना कुछ सैनिटी अपने ऊपर तारी करनी पड़ेगी, वरना तो ये मामला जो हैं वो बड़े ही अबतर सिचुएशन तक लेके जाएंगे हमें, खुदा ना खास्ता, और वो मुल्क के लिए और हमारी कौम के लिए तो बहुत ही भयानक किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है, जो सूरत हाल अभी है। देखिए ना, मैंडेट, बाय द वे, आज मैं इमरान खान की स्पीच सुन रहा था जिन्होंने ये कहा कि 71 में इसी वजह से ये हालात बने थे कि जो इलेक्शन हुआ था उसके नताइज तस्लीम नहीं किए गए थे और एक पॉपुलर लीडर को बिल्कुल साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी। तो उससे, जिस तरह भी आपने कहा कि तारीख से हम सबक नहीं सीखते, तो ये तो अगर नहीं सीखेंगे तो फिर नताइज तुम्हारे सामने बिल्कुल नविश्ता दीवार की तरह सामने लिखे हुए हैं। देखिए, बात यह है कि ये 2023 है, हम अभी भी 1980 के अंदर बैठ के सियासी हिकमतअमलियां डिजाइन कर रहे हैं, जब प्राइवेट मीडिया नहीं होता था, जब डिजिटल मीडिया नहीं होता था, जब ग्लोबल दुनिया इस तरह से कनेक्टेड नहीं थी जिस तरह से आज वो दुनिया के साथ कनेक्टेड है। कौन सुनेगा आपका मंत्रा? और ये पाकिस्तान में आप जाके बच्चे बच्चे से पूछें, वो ये कहते हैं कि ये दिफा काउंसिल वाले कौन से लोग आ गए हैं, ये कौन लोग हैं जो आके ये बातें कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आपने, मैं एक और बात बताऊं, इलेक्शन का होना एक और बात है, इलेक्शन की शफाफियत एक और बड़ा संगीन मसला है। अगर आपने इंतखाबात को शफाफ इलेक्शन नहीं बनाया, इसको किसी की हमायत और मुखालफत के तौर पर खेला, किसी का रास्ता रोकने की कोशिश की, किसी को रास्ता देने की कोशिश की, तो फिर आपने वो जो बात की ना 71 वाली, वो भी ध्यान में रखें, और 77 वाला मामला भी याद रखें, जब भट्टो साहब ने आप लोगों ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। देखिए, अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, नौजवान नस्ल रिएक्ट कर रही है। मैं बार बार एक जुमला कहता हूं कि ये भाई चीजें बदल रही हैं। हम खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोगों से जब मिलते हैं तो लोग जिस तरह से रिएक्ट हो रहे हैं और लोग जिस तरह से एग्रेसिव टून में बात कर रहे हैं, यही वजह है कि जी वो जो डिजिटल मीडिया है उसको टारगेट करो, लोगों की वॉइसेस को दबाओ, लोग इदारों पे बात ना करें। भाई, लोग इदारों पे बात नहीं करना चाहते, लोग ये कहते हैं कि आप एक शफाफ सिस्टम के तहत चीजों को लेके चले और जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उसको लेके चले। तो अब ये सियासी इंजीनियरिंग का खेल भी बंद होना चाहिए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो हुक्मरान इत्तेहाद है, और चाहे वो इदारों को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज को हासिल करने की कोशिश है। ये एक और खतरनाक है। इसीलिए मैं ये कहता हूं, इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात करनी पड़ेगी और तय करना पड़ेगा कि इलेक्शन की शफाफियत का मैकेनिज्म क्या होगा और क्या इनके इंतखाबात के नताइज तस्लीम किए जाएंगे। और अगर आपने, मुझे किसी ने कहा, वो जो कहा है ना मरियम नवाज ने, कि मैं आपको लिख देती हूँ कि ये इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है आपने पहले से तय कर लिया कि हमने इंतखाबात को कैसे मुतनाज़ा बनाना है और फिर उस इंतखाबात में कैसे खेलना है। ये जो सारी सनाउल्लाह लिमिटेड कंपनी है ना जी, ये इलेक्शन को मैनूवर करने का बड़ा हुनर रखती है, और अगर इनके पीछे रियासती इदारे, इंतजामी इदारे खड़े हो गए तो वो और ज्यादा पैनिक क्रिएट करेंगे इलेक्शन के नताइज के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप बुनियादी फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें कि हमने इलेक्शन का रास्ता भी इख्तियार करना है, इलेक्शन की शफाफियत को भी यकीनी बनाना है। एक और जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कल हुई है इसरार भाई, वो ये हुई है कि चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस से राब्ता किया है, और जो नया इस हफ्ते का पोर्टल बना है उसके अंदर तमाम जजेस को जो है मैनेज किया गया है, तमाम के पास वो मुकदमात जो है उनको रोस्टम में वो इंगेज किया गया है, अपने साथ भी उन्होंने बिठाया, लोगों को साथ भी बिठाया है। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी डिस्कशन वहां पे भी चल रही है, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, इदारों को भी पता है कि अगर हम इस तरह से तकसीम हो गए ना तो कल हमारी सुप्रीम कोर्ट की कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। आज जब पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है ना, इसलिए देख रही है कि वो एक इदारा है, एक उम्मीद है। अगर आपने इसको भी तोड़ दिया तो ना सिर्फ ये जुडिशरी तकसीम होगी, बल्कि आप अपने अदालती निजाम को भी जाकर दोबारा एक नजरिया जरूरत के बुनियाद पे मफलूज बना के खड़ा कर देंगे, और कल लोग जो है वो आपको अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, तो आपके अपने इदारे की जो लेजिटिमेसी है और क्रिटिकल हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपके अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया, पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया देख रही है, और दुनिया ये देख रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, और अगर नहीं हो रहा तो वो कौन लोग हैं जो इस वक्त आइन के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें फिर रिफ्लेक्शन जो है कुछ जजेस के ऊपर भी आ रहा है, बिल्कुल वो असल बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि इलेक्शन कौन है, वो उस पर बात कर रहे हैं कि बेंचेस किस तरह से बनने चाहिए थे, प्रोसीजर क्या है। तो ये एक डिवीजन भी पैदा कर दी है हमने कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि रवायती तौर पे और नजरिया जरूरत के तहत आगे चले, और कुछ चाहते हैं कि जरा एक गैर मामूली हालात में कुछ गैर मामूली फैसले किए जाएं
ताकि पाकिस्तान वे फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़े। वो आ मैं सके। कहना चाहता हूँ अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो आपको हर सूरत में इंतखाबात का रास्ता अख्तियार करना और पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल। आगे नहीं बढ़ना और आप एक दफा इंतखाबात को पोस्टपोन कर दें, इसके बाद आप हर इंतखाबात के अंदर इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके इलेक्शन के अंदर रुकावटें पैदा कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताएं कि ये जो वजीराबाद वाला अटैक हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर, उसके जो कंप्लेनेंट हैं SHO साहब, वो बड़ा मिस्टीरियसली वो फौत हो गए हैं और उनको पता नहीं किस तरीके से या तो मारा गया है या क्या किया गया है, क्योंकि अभी तक बड़ा ही मिस्टीरियस किस्म का ये सिलसिला है। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं और क्या वाकईतन इस तरह की कोई साजिश सामने नजर आ रही है? देखिए, वैसे तो अभी तक कोई एविडेंस उस तरह से सामने नहीं आया और ना हमें कोई ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है हमारी तारीख क्या है और हमारी तारीख जो है उसके अंदर ये इस तरह के तमाम गवाहों को, इस तरह के तमाम किरदारों को मंजर से गायब कर दिया जाता है। यहाँ तो आपने इंसानों की बात की है ना, यहाँ तो पूरी की पूरी फैक्ट्री में, दफ्तरों में आग लगा दी जाती है ताकि तमाम रिकॉर्ड जो है वो, इसलिए ये सब चीजें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें निकलेंगी। और मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून वाले, इनका मिजाज के अंदर बाज मामलात में क्रिमिनल जहन पाया जाता है। अब ये मैं एज पार्टी नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मामलात को बड़े मुजरिमाना अंदाज से देखने के आदी होते हैं। वो चाहते हैं कि चीजों को जो है ना बस हुक एंड कुक बाय फोर्स जो है वो डील किया जाए। वो अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए, कल 3 लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास ओनली वे आउट ये था कि जिस वक्त तहरीक एतमाद कामयाब हुई थी, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। अब ये रियलाइजेशन मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रही है कि हमने गलत फैसला किया है और ख्वाजा साद रफीक के बकौल सारे मुश्किल फैसले हमसे करवा लिए गए और अब हमें इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। तो भाई, किसी ने आपके हाथ पैर तो नहीं बांधे हुए थे ना, क्यों गए थे? खुद किए, आपने अपना इक़्तिदार खुद देखा, आपने नैब से बचने की कोशिश की, आपने बाकी मामलात से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। तो अब उसकी जो प्राइस है वो बतौर मुस्लिम लीग नून को ही पे करनी है ना जी, और किसी और ने तो नहीं पे करनी। ख्वाजा साहब को कई दफा ना बड़े बड़े इस तरह के ख्यालात आते हैं, लेकिन वो बस कुछ थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो बस ज्यादा देर नहीं चलते। बात है ना, देखिए ना, उनकी भी पॉलिटिक्स सारी की सारी उसी ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है ना। यहाँ तो बहुत से लोग जो है, जैसे मैंने आपको कहा, रजा रब्बानी की मिसाल दी है, इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक है, या इसी तरह से और बहुत से कैरेक्टर है। कभी कभी वो वक्तन फवक्तन सच बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में वो बात करते हुए घबराते हैं और फिर वो समझते हैं कि शायद हमारी सियासत खत्म ना हो जाए अगर हमने इस खानदान के साथ अपने आप को डिसोसिएट किया या उनको चैलेंज किया। तो ये भी एक सवाल है ना जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये सियासी इदारे तो बने नहीं है, ये तो सियासी खानदान है, ये सियासी फैमिली है, जागीर है। अगर आपको इनके खिलाफ कोई बात करनी है तो फिर आपको उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो। अब लेकिन ना, लतीफ खोसा के बारे में, एतजाज हसन के बारे में बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं जी उनकी हैसियत क्या है। कल तक वो आपकी पार्टी में थे तो बिल्कुल ठीक थे, आज वो आपकी पार्टी से एक डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं तो गलत है। मुस्तफा नवाज खोकर अगर एक डिफरेंट पॉइंट लेते हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ख्वाजा साद रफीक लें तो फिर वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर लोग अपनी आजादाना बुनियादों पर बात करते हुए घबराते हैं और उसको पता है कि फिर उसकी प्राइस मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगा, इलेक्शन जीत गया तो वजारत नहीं मिलेगी, तो बेहतर है कि फिर पुरानी तनख्वाह नहीं करो। ठीक, चले ऐसी बातें कर लें, दानिश्वर आजाद खुश हो जाते हैं। हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अल्लाह करे कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक भी मामला जो हैं वो हल हो सकें और हम देखें कि मामला जो हैं हल होते हुए पाकिस्तान में सुकून और आगे तरक्की का भी कोई दौर जो है वो हम देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।